दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। यदि आप सर्विंग हैं, रिटायर्ड हैं, तो क्या आपको सरकारी जमीन मिलती है और वो भी मुफ्त में? उसकी क्या है प्रक्रिया? कई लोगों का सवाल था, इसी का आज दूंगा जवाब। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ेगी, एक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लेटर हुआ है जारी। और नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सेठ साहब की रक्षा मंत्री जी से मुलाकात, आखिर क्या दिया उन्हें भरोसा। और मैं बात करूंगा हमारे दो हवलदारों ने जीता गोल्ड मेडल, शानदार चीज। और देखिए जंतर मंतर पर एक सैनिक कह रहा है कि पुलिस वालों से तो रिश्ता भी नहीं करना, और ये वीडियो उनका हो रहा है वायरल। और राहुल गांधी ने भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम, और इसके ऊपर उन्होंने इसका पोस्टमार्टम किया है, आपको सुनना होगा। तो दोस्तों आइए खबर करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा जो कि मैंने आपके सामने रखा कि सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए सरकारी बंजर भूमि आवंटन नियम क्या है, पात्रता क्या है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, और उसके बीच में अभी विवाद क्या बना हुआ है, इसी का स्पष्टीकरण। हाँ जी दोस्तों, सबसे पहले इसकी शुरुआत होती है 15 जून 1964। 15 जून 1964 का एक लेटर भारत सरकार की तरफ से जारी होता है, और वो लेटर सभी राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को दे दिया जाता है। उसमें अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि सशस्त्र बल के कर्मियों को कल्याणकारी उपाय के रूप में भूमि में रियायतें प्रदान करें। इस नीति का उद्देश्य है कि सैन्य सेवा के बाद यानी सेवारत कर्मियों को कृषि गतिविधियां और रिटायरमेंट के बाद उन्हें एक मकान बनाने के लिए जगह चाहिए। इसके बाद फिर लेटर एक 25 अप्रैल 1967 को रक्षा मंत्रालय के सचिव जीडी चौधरी साहब की तरफ से निकलता है, और इसको इंप्लीमेंट करने के लिए यानी शीघ्रता से शीघ्र इंप्लीमेंट करने के लिए और इसका एसओपी बनाने के लिए यह लेटर जारी होता है। यानी 64 और 67 में यह योजना लागू होती है केंद्रीय डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड और सर्विंग सोल्जर्स के लिए। हाँ जी दोस्तों, अब इसके लिए कौन कौन है पात्र, यानी भारतीय सेना के सेवारत सैनिक, भारतीय नौसेना के, भारतीय वायुसेना के, और इन्होंने कहा है इसके लिए हैं। और विशेष प्रावधान है जो वीरता पुरस्कार विजेता हैं, विकलांग हैं, वीर नारी, उनके लिए इनके अलावा और विशेष प्रावधान है दोस्तों। अब भूमि कौन सी आवंटित की जाती है, उसमें सीधा सीधा लिखा है आवासीय प्रयोजन और कृषि प्रयोजन। आपको घर बनाने के लिए और खेती करने के लिए जो भूमि है, बंजर भूमि है, वो आपको आवंटित की जाएगी और उसी जगह पर आपको आवास बनाना होगा। बंजर भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, यानी इसे आपका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आवेदक को निम्नलिखित पते पर औपचारिक आवेदन जमा कराना। सबसे पहले आप लेटर लिखिए जिला कलेक्टर को, जिला मजिस्ट्रेट को, उपायुक्त को, संबंधित जिला प्रशासन प्राधिकरण को लिख सकते हैं। निम्नलिखित बातों का उल्लेख करें कि आपका सेवा विवरण, पद और आवासीय पता, आवंटन का उद्देश्य और आवासीय कृषि या कौन सी आपको चाहिए, घर चाहिए, और ये आपके सीओ साहब की तरफ से वेरीफाई होकर के लेटर जाएगा। उपलब्ध बंजर भूमि की पहचान करें। सबसे पहले जहां आप रह रहे हैं, जहां आपका गांव, वहां ये पता करें पटवारी से मिलकर यहां पर बंजर भूमि कौन सी, जो चरवाहा भूमि बोलते हैं या वो वेस्ट लैंड बोलते हैं, वो सरकार के कब्जे में होती है, वो किसी का उसके ऊपर अधिकार नहीं होता है, बशर्ते गांव के लोग उसके अपना अधिकार जमा के बैठे होते हैं। ये भी बड़ी समस्या आती है, तो उसको आपको चिन्हित करना होगा, यानी गांव का नाम, तहसील, सर्वेक्षण संख्या, उसका भूमि का नंबर, अनुमानित क्षेत्रफल, उसका एरिया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है। अब सटीक जानकारी प्रदान करने से प्रशासन को अनुरोध की अधिक कुशलता से मतलब उससे प्रशासन को आराम से वेरीफाई करने के लिए आपने सारा डाटा दे दिया तो वेरीफाई करेगी और जमीन पे जाकर उसका मुआवजा करेगी। अधिकारियों द्वारा सत्यापन, यानी जो आपने लिखा है उसका सत्यापन, भूलेख अधिकारी, राजस्व और पात्रता सत्यापन सारा होगा। आवंटन आदेश होगा जारी, उसके बाद मंजूरी मिल जाती तो उसका आदेश होगा, भूमि का स्थान, आवंटित कितना एरिया है और उसके साथ शर्तें क्या होगी। लेकिन सेवा कर्मियों द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख समस्याएं, इसमें समस्याएं क्या आ रही हैं। अब बहुत कम जमीनें बची हैं, यानी बहुत सारे रूरल स्टेट हैं वहां पर अभी मिल रहा है। आप ऐसे इलाके में रहे तो यहां पर जो सरकारी
जो संस्था हैं वहां पर उन्होंने स्टेब्लिश कर दिए, बना दिए। यदि आपके पास फिर भी आप समझ सकते हो कि यहाँ पर वेस्ट लैंड है तो आप प्रक्रिया कर सकते हो। अब कह रहे हैं कभी कभी उसमें अस्थायी आवंटन हो जाता है। आवासीय कृषि भूमि को अलग अलग से आवंटन की प्रक्रिया के लिए यदि आपने कृषि दिया है तो वो आपको घर बनाने के लिए छोटी सी जगह दे देंगे। उसके बाद मौजूदा जो जगह है उसको खाली करने के लिए आपको वहां पर किसी ने कब्जा करके रखा होगा, उसको छुटाना होगा, तो कब्जे में देरी है, फिर कानूनी विवाद आता है, प्रशासनिक जटिलताएं आती हैं और बहुत सारी लड़ाई आपको कानूनी लड़नी पड़ती है। भूमि विवादों का समाधान कैसे किया जाए, इसके लिए आपको सीधा सीधा उन्होंने लिखा है कि आप अपना दस्तावेज, आप अपने आवेदन, आपको सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा। यानी सफल आवंटन की संभावनाओं को कैसे बेहतर बनाएं, यदि आप इन सब चीजों के बारे में अवेयर हैं, ये सारी प्रक्रियाएं, फिर छोटी मोटी समस्याएं वो पार कर सकते हो। छोटी मोटी लड़ाई, छोटा मोटा आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। सीधा सीधा इसमें लिखा है कि आप प्रशासनिक अधिकारियों से हमेशा संपर्क में रहें, उनसे बातचीत करते रहें और थोड़ा सा आपको संघर्ष करना होगा। तो दोस्तों ये थी आपको 64 और 67 के नियम, और आज कितने प्रभावी हैं वो आप देख सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपका एरिया, आपका क्षेत्र, आपकी जगह कैसी है और वहां पर उपलब्धता क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की। जैसा कि आप देख सकते हो कि एक लेटर जारी हुआ है और इसमें सीधा सीधा लिखा है कि आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणाम स्वरूप सीईए और हॉस्टल सब्सिडी की दरों में संशोधन की वजह, यानी आपका महंगाई भत्ता बढ़ गया है, उसके हिसाब से ये आपका सीए और हॉस्टल सब्सिडी बढ़ना है। 30 जून 2026 का लेटर है कार्मिक लोक सेवा और पेंशन मंत्रालय की तरफ से। अब सीधा सीधा है कि महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपका बाल शिक्षा भत्ता यानी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और छात्रावास सब्सिडी के दरों में संशोधन के संबंध में इस विभाग के दिनांक 25/4/2024 के समान संख्या वाले मेमोरेंडम को संदर्भ में दिया जाता है। और बच्चों की शिक्षा भत्ते की प्रतिपूर्ति बच्चा आपका है उसमें 22,812 रुपए प्रतिमाह, चाहे सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए वास्तविक खर्च कुछ भी हो, यानी प्रति बच्चा जो आपका छात्र हॉस्टल सब्सिडी है वो 28,437 ये इसमें दिया गया है। तो दोस्तों आप इस खबर को देख सकते हो। किसी को लेटर चाहिए तो आप हमसे मांग सकते हो। अब मैं बात करूंगा हमारे नए जनरल सेठ साहब की। उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री से मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे महत्वपूर्ण समय पर हुई जब भारतीय सेना उभरते सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए आधुनिकीकरण, परिचालन सुधार और क्षमता वृद्धि के माध्यम से अपना परिवर्तन जारी रखे हुए है। तो आप ये देख सकते हो, यानी चीफ बनने के बाद पहली मुलाकात या पहला इंटरव्यू या पहले इंस्ट्रक्शन इन्हें प्राप्त हुए। अब मैं बात करूंगा हमारे सेना के 2 हवलदारों ने मिलकर सेना का गौरव बढ़ाया, देश का गौरव बढ़ाया, और ये है यानी सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ साहब ने स्विट्जरलैंड के ल्यूसर्न में आयोजित विश्व रोइंग कप लाइट वेट मेंस डबल स्कल्स स्पर्धा में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर आर्मी रोइंग नोड के हवलदार लक्ष्य और हवलदार उज्जवल को सम्मानित किया। सेना प्रमुख ने दोनों रोवरों की उत्कृष्ट उपलब्धि की सराहना करते हुए भारतीय सेना और राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित करने में उनके समर्पण, दृढ़ता और खेल उत्कृष्टता की प्रशंसा की, साथ ही भावी पीढ़ियों के लिए एथलीटों को प्रेरित किया। धन्यवाद दोस्तों। अब हम आते हैं, आप देख सकते हो एक वीडियो है जो वायरल हो रहा है और इसमें सीधा सीधा कहा गया है और कि आप पुलिस वालों के साथ तो रिश्ता ही मत करो। और ये मामला जब से उठा है, जब से आपने देखा होगा एक सीआरपीएफ का जवान अब मई में शादी करता है, उसकी पत्नी पुलिस का कांस्टेबल जो कानपुर में पदस्थ है वो लेके जाता है। अब लोगों ने इस तरीके से फोटो बना दिया है, बीच में एक ये आप समझ सकते हो लड़की है और एक साइड में उसको सीआरपीएफ का है और एक पुलिस वाला है। वहां पर कहा जा रहा है अब पुलिस वालों की जो नीति है या जिस तरीके का उनका विचार है उस पर अलग अलग लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये किसी इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है, ये उनके अपना इंडिविजुअल का हस्तक्षेप है। यानी उस लड़की को कौन अच्छा लगा, कब तक अच्छा लगेगा, उससे और ज्यादा अच्छा मिल गया है, क्या केस है वो आप देख सकते हो। इसका एक वीडियो भी जारी हुआ है कि पुलिस वालों का रिश्ता करना बंद कर दो। पुलिस में जो कर्मचारी है उसका रिश्ता बंद करना बंद कर दो। अब मैं बात करूंगा राहुल गांधी जी की। हाँ जी दोस्तों, देश की सबसे बड़ी समस्या है
यानी शिक्षा नीति और शिक्षा यानी एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। शायद दुनिया में इतना खराब एजुकेशन सिस्टम कहीं नहीं होगा और सरकार बेबस है इसके साथ। और इसी को लेकर के जंतर मंतर पर बहुत सारा एजिटेशन चल रहा है। यहां पर बात की जाती है यानी शिक्षा का किस तरीके से आप एक बिजनेस बना दिया शिक्षा को। हर स्कूल अपने अपने प्राइवेट हैं, हर प्राइवेट स्कूल का सिलेबस अलग अलग है, हर साल उनकी यूनिफॉर्म बदलती है, हर साल उनका सिलेबस बदलता है, हर साल उनकी बुक्स बदलती हैं, यानी पूरा बिजनेस है। इस बिजनेस के बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं और इसी को ध्वस्त करने की कसम खाई है राहुल गांधी जी ने। देखिए वीडियो। तो आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। ये है हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम, इसको देखिए अच्छी तरह। इंडियाज एजुकेशन सिस्टम इज अ एक्सटॉर्शन मशीन। ये आपसे पैसे लेने का सिस्टम है, ये सिर्फ शिक्षा देने का सिस्टम नहीं है। ये एग्जाम के बेसिस पर आपसे लाखों करोड़ रुपए छीनने का सिस्टम है। यहाँ पे सारे के सारे लोग इस सिस्टम से निकले हैं। पब्लिक स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर एजुकेशन हिंदुस्तान में ना के बराबर है, खत्म कर दिया गया है। आप प्राइवेट स्कूल में गए, आपको प्राइवेट स्कूल ने कहा हम ठीक से अपना काम नहीं कर सकते हैं, आपको ट्यूशन की जरूरत होगी। प्राइवेट स्कूल में आपने पैसा दिया, ट्यूशन में आपने पैसा दिया और फिर आप आते हैं सबसे बड़ी दीवार के सामने। 5 एग्जाम, लाखों लाखों करोड़ रुपए आपके जेब से खींचा जाता है, आपके परिवारों के जेब से खींचा जाता है।